Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Blade. ये मूवी मेरी सीरीज ब्लेड की फर्स्ट मूवी है जो कि करीब आज से 22-23 साल पहले आई थी और ये भी मार्वल का ही एक पार्ट है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछली मूवी मैंने करी थी इटर्नल्स, जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने डेन विटमैन या फिर कह सकते हैं कि ब्लैक नाइट को उसकी इबोनी ब्लेड के साथ में देखा था, जहां पर पीछे से आवाज आती है ब्लेड की, आर यू रेडी फॉर दैट। तो यहाँ पर कई सारे व्यूअर्स कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ब्लेड कौन है, इसका इस एमसीयू के अंदर इंटरफेयर किस तरीके से होने वाला है और साथ ही अब ये मार्वल यूनिवर्स किस हद तक जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लेड की पूरी सीरीज को आपके सामने लेकर आऊं ताकि आप लोगों के पुराने डाउट्स भी कंप्लीट हो जाएं और साथ ही सुपर हीरो जॉनरा से थोड़ा एक ज़ॉम्बी और वैम्पायर फील भी आपको मिल पाए मेरे चैनल पर। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है ईयर 1967 में, जहां पर हम हॉस्पिटल में वेनेसा नाम की एक औरत को देख पाते हैं जिसके गले से काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। डॉक्टर्स उसे संभाल कर ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे होते हैं। साथ ही ये औरत प्रेग्नेंट भी होती है। डॉक्टर्स को लग रहा होता है कि शायद इस औरत को किसी जानवर ने काटा होगा, जिसके बाद में ऑपरेशन करने पर ये एक बच्चे को जन्म देती है और हैंड टू हैंड उसकी वहीं पर डेथ भी हो जाती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और हमें ईयर दिखाया जाता है 1998। यहाँ पर हम एक कपल को देख पाते हैं। ये दोनों ही अपना काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और तभी वो लड़की उस लड़के को अपने साथ में एक क्लब में लेकर जाती है। उस क्लब में जाने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग उसको घूर घूर के देख रहे होते हैं। इवेंचुअली ये क्लब वैम्पायर्स क्लब होता है, जहां पर सारे ही लोग वैम्पायर्स होते हैं, लेकिन इस बात की खबर इस लड़के को नहीं होती है। ये लड़की उसे मेन सेंटर हॉल में लेकर जाती है और उसके साथ में डांस करने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर ब्लडी रेन होना स्टार्ट हो जाती है। हर जगह खून के फव्वारे उड़ने लगते हैं। अब ये देखकर वैम्पायर्स तो काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन वो लड़का जिसके लिए सब कुछ बिल्कुल नया था, वो ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, वो है कहां पर और अब उसके साथ में क्या होने वाला है। और अब देखते ही देखते क्लब में मौजूद जो वैम्पायर्स डांस कर रहे होते हैं वो अपने दांत निकालकर उसी का खून पीने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर एंट्री हो जाती है इस कहानी के लीड कैरेक्टर ब्लेड की। सभी वैम्पायर्स इससे डरा करते थे। इसे एक और नाम से भी जाना जाता था जो कि था डे वॉकर। हालांकि ब्लेड भी एक वैम्पायर ही होता है, बट हाफ वैम्पायर। उसकी मौजूदगी को देखकर सारे वैम्पायर्स उसका रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ब्लेड एक वैम्पायर हंटर है। लेकिन कुछ वैम्पायर अपने आप को ताकतवर समझकर उसके ऊपर हमला बोल देते हैं और तभी ब्लेड अपनी एक तलवार निकालता है। इस तलवार पर सिल्वर कोटिंग हो रखी होती है जो कि वैम्पायर्स के खिलाफ काफी अच्छा काम करती है और अब देखते ही देखते वो अपनी तलवार से काफी सारे वैम्पायर्स को वहीं पर खत्म कर डालता है। मगर जब उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है तो वो निकालता है अपनी सिल्वर बुलेट वाली बंदूक और सभी को शूट करने लगता है और जिस पर भी गोली लगती है वो वहीं पर जलकर भस्म हो जाता है। इसी अफरा तफरी में हमें क्वीन नाम के शख्स को भी देख पाते हैं जो कि अपनी गैंग मेंबर्स के साथ में ब्लेड को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन चालाक ब्लेड उसे पूरी तरीके से जला देता है। इसी वक्त वहां पर शोर शराबे की वजह से पुलिस भी पहुंच जाती है और अब पुलिस को आता देख ब्लेड वहां से निकल जाता है। यहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है और वो क्वीन को जलते हुए देखते हैं, इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्वीन की जलती बॉडी को बुझा देते हैं और एक मुर्दा घर पहुंचाते हैं। यहाँ पर हम दो लोगों को देख पाते हैं। एक का नाम होता है कर्टिस, जो कि उस लाश का सैंपल अपनी कलीग कैरन को दिखाता है, जिसे चेक करने के बाद में कैरन कहती है कि इसके ब्लड सैंपल्स तो मुझे नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा अलग लग रहे हैं। पहले तो कैरन को लगता है कि हो सकता है कि कर्टिस उसके साथ में मजाक कर रहा होगा, मगर जब वो उसकी बॉडी को चेक करने जाती है तभी क्वीन अपनी मुर्दा हालत से जिंदा होकर कर्टिस को अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर कैरन काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी क्वीन आकर कैरन को भी अपना शिकार बना लेता है। वहीं पर हम ब्लेड को भी आता देखते हैं, जिसे ये तो मालूम था कि इस वक्त क्वीन पूरी तरीके से मरा नहीं होगा और वो उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आया होता है। लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि ये कोई क्रिमिनल होगा, इसलिए वो उसी के ऊपर शूट करना स्टार्ट कर देते हैं और गोलियों की आवाज सुनकर मौका पाते ही क्वीन वहां से भाग जाता है। वहीं ब्लेड को कैरन की अधमरी हालत दिखाई पड़ती है। ब्लेड सोचता है कि ये इस वक्त पूरी वैम्पायर नहीं बनी है, क्यों ना इसकी मदद करी जाए और तभी वो उसे अपनी कार में बिठाकर अपने सीक्रेट अड्डे पर लेकर आता है, जहां ब्लेड का पार्टनर वेस्लर उसे कहता है कि अगर तुमने 1 घंटा और देरी करी होती तो ये लड़की एक वैम्पायर में बदल जाती। जिसके बाद में वेस्लर गार्लिक के थ्रू बनाया गया एक सीरम कैरन की बॉडी में इंजेक्ट करता है ताकि वैम्पायर सिंड्रोम की कमी हो और वो फिर से एक इंसान में बदल सके। मीनवाइल हम वैम्पायर कम्युनिटी को देख पाते हैं, जहां पर ब्लेड के बारे में ही बात हो रही होती है। सभी लोग ये कहते हैं कि ब्लेड एक वैम्पायर हंटर है जो कि खुद की तरफ से अकेला काम करता है और आए दिन हमारे लोगों को मारता रहता है। इनकी कम्युनिटी के हेड का नाम होता है ड्रैगनिटी। वो कहता है कि ब्लेड जो कि हमारे लोगों को आए दिन मारता
रहता है इसका गुनहगार फ्रॉस्ट है, क्योंकि फ्रॉस्ट वैम्पायर कम्युनिटी के अगेंस्ट जहां पर जब भी मर्जी आती है इंसानों का खून पीने लगता है, और यही बातें ब्लेड को बढ़ावा देती है वैम्पायर्स को मारने के लिए। अगर फ्रॉस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर रहकर अपनी लाइफ को स्पेंड करता तो आज ब्लेड को बाहर ना आना पड़ता और हमारे कई लोग जान से न मारे जाते। ड्रैगनिटी फ्रॉस्ट को काफी खरी खोटी सुनाता है और साथ ही ये भी कहता है कि अगर तुम्हें वैम्पायर कम्युनिटी में रहना है तो इसके रूल्स को भी फॉलो करना होगा, लेकिन फ्रॉस्ट ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि ये नियम आप लोगों के हैं, मेरे नहीं। इस बात से हमें ये पता चलता है कि फ्रॉस्ट पैदाइशी वैम्पायर नहीं होता है, बल्कि वो पहले एक इंसान होता है और किसी वैम्पायर के काट लेने की वजह से वो एक वैम्पायर में बदल गया होता है। अपनी बात को कहकर गुस्से में फ्रॉस्ट वहां से चला जाता है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है ब्लेड पर, जो कि एक शॉप में पहुंचकर एसेंस ऑफ गार्लिक लेता है और जाकर सीधा विस्लर को देता है। इस एसेंस की मदद से विस्लर एक सीरम को बनाता है। एक्चुअली एक काफी खास सीरम होता है जो ब्लेड को समय समय पर दिया जाता है, क्योंकि ब्लेड एक हाफ वैम्पायर होता है और वैम्पायर को तो हर वक्त खून की प्यास होती है। इवेंचुअली ये सीरम खून की प्यास को कंट्रोल करता है। जहाँ एक तरफ तो विस्लर ब्लेड की बॉडी में उस सीरम को इंजेक्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ कैरन को भी होश आ चुका होता है। वो देखती है कि मुझे तो पता नहीं कहाँ लेकर आ गए हैं ये लोग, और ये यहाँ से भागने के बारे में सोचती है, मगर तभी विस्लर उसका रास्ता रोकता है और उसे कहता है कि तुम्हें काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त वैम्पायर्स ने तुम्हारे खून को चख लिया है और वो तुम्हारा पीछा जरूर करेंगे। इसीलिए वो उसे उसकी सेफ्टी के लिए गार्लिक स्प्रे भी देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर ये तुम्हारी मदद करेगा। वहां पर ब्लेड भी आ जाता है और फिर वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर छोड़कर आता है। मेनवाइल सीन शिफ्ट होता है वैम्पायर लाइब्रेरी में, जहां पर ऑलरेडी फ्रॉस्ट बैठा होता है। तभी उससे मुलाकात करने के लिए ड्रैगनिटी आता है। यहाँ पर एक्चुअली फ्रॉस्ट वैम्पायर बाइबल को डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये भाषा काफी ज्यादा पुरानी होने की वजह से इसे डिकोड करने में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। यहाँ तक कि वैम्पायर कम्युनिटी का हेड ड्रैगनिटी भी इससे डिकोड नहीं कर सकता था। वो फ्रॉस्ट को कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, क्योंकि ड्रैगनिटी को इस बारे में ये बात तो पता थी कि जिसने भी इस वैम्पायर बाइबल को ठीक तरीके से डिकोड कर लिया तो उसके पास में बहुत सारी काली शक्तियां आ जाएगी और फिर वो पूरी इंसानियत पर राज करेगा। लेकिन फ्रॉस्ट उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और बल्कि उल्टा उसे ही घूर कर देखने लगता है। ड्रैगनिटी को उसकी आंखों में खौफ नजर आता है और वो उसे इस काम को न करने की हिदायत देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कैरन पर, जो कि अपने घर में आई होती है, और तभी एक पुलिस वाला वहां पर पहुंच जाता है और अपना नाम क्रीगर बताता है। पहले तो कैरन डर जाती है और उसके ऊपर गार्लिक स्प्रे का यूज करती है। ये देखकर क्रीगर कहता है कि मैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, आखिर तुम मुझ पर ये क्या कर रही हो। कैरन कहती है कि मुझे लग रहा था कि शायद तुम कोई वैम्पायर होगे, जिसे सुनकर क्रीगर कहता है कि वैम्पायर जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन इतने में ही पीछे से ब्लेड आ जाता है और उसे धड़ाधड़ कूटने लगता है, जहां पर वो कैरन को क्रीगर के गले पर बना एक सिंबल दिखाता है और बताता है कि ये सिंबल वैम्पायर्स अपने इंसानी सेवकों के गलों पर या फिर कहीं छुपी हुई जगह पर लगाते हैं, क्योंकि वैम्पायर तो सुबह में निकल नहीं सकते और दिन के काम करने के लिए वो इंसानों का यूज करते हैं। ब्लेड ये बात जानता था कि ये सिंबल फ्रॉस्ट का है, इसलिए वो उससे पूछता है कि बता फ्रॉस्ट कहां पर है, लेकिन काफी मार खाने के बाद भी क्रीगर उसे कुछ नहीं बताता। इस पर ब्लेड को गुस्सा आ जाता है और वो बंदूक निकालकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी कैरन उसे रोक देती है और वो कहती है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, तुम किसी को भी यूं ही जान से नहीं मार सकते। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रात को। अब यहाँ पर क्रीगर की गाड़ी में काफी सारा इंसानी खून पड़ा था, जिसकी डिलीवरी वो फ्रॉस्ट को करने वाला था, लेकिन उसकी फिराक में ऑलरेडी ब्लेड पहले से ही बैठा था और जब क्रीगर की गाड़ी आगे से निकलती है तो वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जिसके बाद में क्रीगर की गाड़ी एक क्लब के बाहर आकर रुकती है। फन फैक्ट, यहाँ पर उस क्लब के ऊपर ओम का सिंबल बना होता है, जो कि इंडियन व्यूअर्स के लिए काफी बड़ी बात होती है। कुछ ही देर बाद में वहां पर ब्लेड भी पहुंच जाता है और वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर अंदर पहुंच जाता है। ब्लेड का पहला निशाना क्रीगर ही था, क्योंकि उसे ही पता था कि फ्रॉस्ट कहां पर मिलेगा, इसलिए वो फिर से उसे मारता है और पूछता है कि बता आखिर फ्रॉस्ट कहां पर है। और खूब धुलाई पिटाई के बाद में फाइनली क्रीगर बताता है कि फ्रिज के पीछे से एक सीक्रेट डोर निकलता है, जो कि सीधा फ्रॉस्ट के अड्डे तक पहुंचता है। जिसके बाद में ब्लेड और कैरन उस सीक्रेट डोर से फ्रॉस्ट के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें एक बहुत ही मोटा भद्दा सा क्रीचर दिखाई पड़ता है, जिसका नाम पर्ल होता है, और इसी मोटे ने ही फ्रॉस्ट के लिए उस वैम्पायर बाइबल को डिकोड किया होता है। जब ब्लेड यहाँ पर इसकी छानबीन करता है तो पास ही पड़े कंप्यूटर में उसे 12 वैम्पायर सिंबल्स दिखाई पड़ते हैं, जिसके बारे में वो पर्ल को पूछता है, लेकिन पर्ल उसे
उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। वहीं पर कैरन खड़ी होती है जो कि उसके ऊपर यूवी लाइट का यूज करती है और यूवी लाइट के यूज करने के बाद उसकी पूरी बॉडी तो मानो जलने लगती है। पर्ल उन्हें कहता है कि मुझ पर रहम करो और फाइनली वो ब्लेड को उन 12 सिंबल्स के बारे में बताता है। पर्ल बताता है कि 12 प्योर ब्लड के वैम्पायर्स की बलि देने पर लामाग्रा नाम का एक शैतान इन सिंबल्स को डिकोड करने वाले इंसान के अंदर घुस जाएगा। उसे इतनी शक्ति मिल जाएगी कि उसका सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। वहीं पर सीसीटीवी फुटेज में ब्लेड फ्रॉस्ट को कहता है कि मैं तुझे मारने के लिए आ रहा हूँ, जहाँ पर फ्रॉस्ट गुस्से में आकर अपनी पूरी टीम और साथ ही क्वीन को ब्लेड को मारने के लिए आगे भेज देता है। यहाँ ब्लेड लाइब्रेरी के मेन गेट को तोड़कर उसके अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसे उसी वैम्पायर बाइबल के कागज के टुकड़े मिलते हैं जिन पर फ्रॉस्ट ऑलरेडी काम कर रहा होता है। तभी वहां पर क्वीन पहुंच जाता है और कैरन और साथ ही ब्लेड को पकड़ लेता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि ब्लेड के कानों में जो ईयरफोन लगा हुआ था उससे वो विस्लर के कांटेक्ट में होता है और तभी वहां पर विस्लर भी पहुंच जाता है एक गन को लेकर। यहाँ पर काफी ज्यादा गोलीबारी होती है और इसी बीच विस्लर मौका पाकर ब्लेड और कैरन को लेकर वहां से भाग जाता है, जहां पर हम विस्लर और साथ ही कैरन के बीच में एक कन्वर्सेशन को देख पाते हैं। वो पूछती है विस्लर को कि आखिर ब्लेड हाफ वैम्पायर बना कैसे, जिस पर विस्लर उसे बताता है ब्लेड एक 13 साल का लड़का था जब वो उससे मिला, मगर उस वक्त वो वैम्पायर्स की तरह खून का प्यासा नहीं था। पर जैसे जैसे ब्लेड बड़ा हुआ उसकी खून की प्यास बढ़ने लगी, जिसके बाद में उसने एक सीरम को बनाया जो ब्लेड की खून की प्यास को कंट्रोल करने में बहुत काम आया। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि पहले ब्लेड एक अनाथ था, उसकी माँ ने उसको जन्म देते के साथ ही अपने प्राण गंवा दिए। ये वही औरत वेनेसा थी जिसे की एक वैम्पायर ने काटा था और यही रीजन था कि ब्लेड हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन था और इन्हीं एबिलिटीज की मदद से वो दिन में भी बाहर निकल पाता था एंड दैट इज द रीजन पीपल्स कॉल हिम डे वॉकर। जहाँ पर अब कैरन उसके पास आती है और उसे बताती है कि मुझे विस्लर ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया कि आखिर तुम क्या हो। जहाँ पर ब्लेड उसे कहता है कि मैं ऐसा इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे उस वैम्पायर को मारना है जिसने मेरी मॉम को इतनी दर्दनाक मौत दी। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है फ्रॉस्ट पर। इस वक्त फ्रॉस्ट के मन में राजनीति आ चुकी थी और वो वैम्पायर कम्युनिटी पर राज करना चाहता था, इसीलिए वो ड्रैगोनिटी को सूरज के सामने लाकर उसे वहीं पर छोड़ देता है और जैसी सूरज की किरणें उस पर पड़ती है तो उसकी पूरी बॉडी जल जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। ऐसा करते के साथ ही अब फ्रॉस्ट वैम्पायर कम्युनिटी का हेड बन जाता है, जहाँ पर अगेन सीन शिफ्ट होता है कैरन पर। ये इस वक्त अपनी लैब में एक ऐसा केमिकल बना रहे होते हैं जिसका नाम होता है EDT। इस केमिकल की मदद से किसी भी वैम्पायर को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता था। एक्चुअली ये केमिकल वैम्पायर के ब्लड के साथ मिलकर उसे ब्लास्ट कर दिया करता था, इसलिए कैरन इस केमिकल को वैम्पायर्स के अगेंस्ट यूज करने का सुझाव देती है। अब जैसा कि ब्लेड के अंदर खून की प्यास बढ़ती जाती थी तो उसे एसेंस ऑफ गार्लिक की जरूरत पड़ती थी, इसलिए जब वो अपनी लोकेशन से बाहर निकलकर एसेंस ऑफ गार्लिक को लेने जाता है तभी पीछे से फ्रॉस्ट के लोग यानी कि क्वीन उनके अड्डे पर आकर विस्लर को घायल करके कैरन को अपने साथ ले जाते हैं। जब तक ब्लेड वापस आता है तब तक ये सारा कांड हो चुका होता है। वो अपने सामने विस्लर की काफी खराब हालत पाता है, उसका काफी खून भी बह चुका होता है और वो बस मरने ही वाला होता है। तो विस्लर ब्लेड को कहता है कि तुम मुझे अपनी एक बंदूक दे दो, मैं खुद की मौत खुद लिखना चाहता हूँ। जहाँ पर ब्लेड भी अब अपनी बंदूक देकर वहां से निकल जाता है और तभी हमें एक शूट की आवाज आती है। इसका मतलब ये था कि विस्लर ने अपना काम कर दिया होता है। वहीं पर ब्लेड को एक वीडियो मैसेज मिलता है जिसके अंदर फ्रॉस्ट ब्लेड से कहता है कि अगर तुम कैरन को बचाना चाहते हो तो मेरे अड्डे पर आ जाओ। अब तो ब्लेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो अपने काफी सारे वेपन्स लेकर सीधा उसके अड्डे पर आकर हमला कर देता है। उसके काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन तभी फ्रॉस्ट कहता है कि मुझे ब्लेड जिंदा चाहिए। यहाँ पर फ्रॉस्ट को ब्लेड जिंदा इसलिए चाहिए था क्योंकि ब्लेड के शरीर में हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर ब्लड था। इसकी मदद से वो दिन में भी घूमा कर सकता था। जब ब्लेड फ्रॉस्ट को ढूंढता हुआ एक रूम में पहुंचता है तो उसे वहां पर एक लेडी मिलती है और ये वही लेडी होती है जिसको हमने इस मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि वेनेसा। यहाँ पर ब्लेड उसे मॉम कहकर बुलाता है, लेकिन इस वक्त फ्रॉस्ट ने उसको पूरी तरीके से एक वैम्पायर बना दिया होता है, इसलिए वो अपने बेटे की बात नहीं सुनती और उल्टा उसी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। वेल इसके बाद में इन दोनों को ही कैद कर लिया जाता है और उन्हें वैम्पायर टेम्पल लेकर आया जाता है, जहाँ पर फ्रॉस्ट का प्लान था 12 प्योर ब्लड वाले वैम्पायर्स की बलि देना और लामाग्रा शैतान को जिंदा करना। इन 12 लोगों में फ्रॉस्ट ब्लेड का खून भी शामिल करता है और अब देखते ही देखते उन सभी 12 वैम्पायर्स का खून छत से रिसकर धीरे धीरे टपकने लगता है और जैसे ही एक बूंद आकर फ्रॉस्ट के सर पर गिरती है तभी आसमान में एक बिजली कड़कती है और वो बिजली आकर उन सभी की जान ले लेती है, जिसके बाद उन सभी की रूह निकलकर सीधा फ्रॉस्ट में पहुंच जाती है। लेकिन बिजली गिरने के ठीक 5 मिनट पहले कैरन ने ब्लेड को बचा लिया था
जो कि इस वक्त काफी गंभीर हालत में होता है क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह चुका होता है। कैरन इस बात को जानती थी कि ब्लेड को हर वक्त खून की प्यास तो रहती है, मगर वो अपनी खून की प्यास को गार्लिक एसेंस के साथ में कंट्रोल किया करता था। इसीलिए वो ब्लेड को पावरफुल बनाने के लिए अपना ह्यूमन ब्लड उसे पिला देती है, जिसके बाद तो ब्लेड की ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। अब जहाँ एक तरफ तो फ्रॉस्ट के शरीर में लामाग्रा शैतान पहुंच चुका होता है, उसकी ताकत भी करीब 12 गुना बढ़ चुकी होती है, वहीं पर ब्लेड की ताकत भी करीब 10 गुना बढ़ चुकी होती है। और फिर आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहां पर इन दोनों के ही बीच में एक शानदार हाथापाई होती है। ब्लेड अपनी तलवार की मदद से इसे काफी बार नुकसान पहुंचाता है, काटता है, चीरता है, लेकिन फ्रॉस्ट अपनी बॉडी को अगेन रीहील कर लेता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर फ्रॉस्ट उसे काफी दूर पटक देता है, लेकिन तभी ब्लेड को वो ईडीटी केमिकल मिल जाता है जिसकी मदद से वैम्पायर ब्लड को ब्लास्ट किया जा सकता था, और वो अब उन सारी ट्यूब्स को फ्रॉस्ट के शरीर पर फेंक देता है। और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर फूलने लगता है और वह गुब्बारे की तरह वहीं पर फट जाता है। इसी के साथ एक बड़ा हादसा भी टल जाता है और ब्लेड पूरी दुनिया को भी बचा लेता है। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। वहीं पर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है मॉस्को में एक वैम्पायर होता है जो एक लड़की का खून पीने ही वाला होता है, लेकिन तभी ब्लेड की एंट्री होती है और वो इसे जान से मार देता है। जहां पर उसे चेक करने पर पता चलता है कि वो वैम्पायर बिल्कुल ही एक अलग टाइप का क्रीचर था। और इसी सस्पेंस के साथ में इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट में जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। एंड वन मोर टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about a movie called Blade 2. ये मूवी मेरी सीरीज ब्लेड का सेकंड पार्ट है एंड आई होप कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो एज यूजुअल आपको उस फर्स्ट पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि लास्ट मूवी के अकॉर्डिंग इस मूवी की शुरुआत इसके 2 साल बाद से होती है, यानी कि पिछली मूवी से इसके बीच में 2 साल का गैप आ चुका है। और साथ ही इस वक्त वैम्पायर्स की एक नई स्पीशीज ने जन्म ले लिया है जिन्हें की रीपर्स कहा जाता है। लेकिन खास बात तो यह है कि ये रीपर्स वैम्पायर्स से काफी ज्यादा अलग होते हैं, क्योंकि ये इंसानों को तो अपना शिकार बनाते ही बनाते हैं, साथ ही दूसरे वैम्पायर्स को तक नहीं छोड़ते हैं। इनके मुंह में और भी ज्यादा जहरीले विषनुमा टेंटिकल्स होते हैं, और यही रीजन होता है कि ये वैम्पायर्स से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसी वजह से अब शहर के बाकी वैम्पायर्स तक इनसे डरने लग चुके हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कहानी के लीड कैरेक्टर यानी कि ब्लेड पर, जो कि इस वक्त शहर के दूसरे वैम्पायर्स को मार रहा होता है। जहां पर आखिरी में ब्लेड एक वैम्पायर को पकड़कर उसे विस्लर का पता पूछता है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो मैंने बताया था कि लास्ट पार्ट के अंदर विस्लर ने एक बंदूक अपने पास में ब्लेड से मांग ली थी, और जब ब्लेड वहां से जा रहा था तो एक शूट की आवाज आई थी, लेकिन वो शूट विस्लर ने अपने आप को नहीं बल्कि एयर फायर किया था। और यही रीजन था कि विस्लर इस वक्त भी जिंदा होता है, लेकिन अभी वो कहाँ है इस बारे में ब्लेड को नहीं पता था। और विस्लर की ही खोज में ब्लेड यहाँ तक आ पहुंचा था, जहां पर अब वो वैम्पायर भी अपनी जान बचाने के लिए ब्लेड को विस्लर का पता बता देता है। जब ब्लेड उसी लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे काफी सारे गैंगस्टर वैम्पायर्स मिलते हैं, जहां ये वैम्पायर्स इंसानों के खून से बने ड्रग्स का नशा कर रहे होते हैं। पर इतने में ही ब्लेड वहां पर आकर सभी वैम्पायर्स को मार देता है, और कैसे तैसे करके विस्लर को वहां से छुड़वाकर अपने बेस पर लेकर आता है। यहाँ विस्लर ब्लेड को यह बताता है कि जब तुम यहाँ से जा चुके थे तब कुछ दूसरे वैम्पायर्स आए और उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, और फिर मुझे भी एक वैम्पायर में बदल दिया। और अब जिस तरीके की खुराक खुद ब्लेड लिया करता था ताकि वो खून की प्यास को कंट्रोल कर सके, अब वही सीरम वो विस्लर को भी दे देता है ताकि विस्लर भी अपनी खून की प्यास पर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाए। क्योंकि वैम्पायर बनने के बाद तो हर किसी वैम्पायर को बस खून पीने की तलब लगती है। साथ ही हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है कि इन 2 सालों में विस्लर की जगह एक नए लड़के ने ले ली है। इस नए लड़के का नाम होता है स्कड, और ये लड़का यही काम करता है जो विस्लर किया करता था, यानी कि ब्लेड के लिए वैम्पायर विनाशक इक्विपमेंट्स को रेडी करना। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, और ब्लेड अगेन उसी रूम में जाता है जहां पर उसने विस्लर को छोड़ा था। इस सीरम की मदद से अब विस्लर की बॉडी में भी काफी ज्यादा इजाफा आ चुका था, यानी कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। ब्लेड भी ये देखकर खुश होता है। विस्लर अब अपने काम पर वापस आ चुका था, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन विस्लर को स्कट कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो एक इंसान था। ये लोग अपना काम कर ही रहे होते हैं और तभी इनका सिक्योरिटी अलार्म बजता है। इसका मतलब ये था कि कोई इनके अड्डे पर घुस चुका था। बेसिकली ये 2 वैम्पायर्स होते हैं जो कि एक ब्लैक आउटफिट पहनकर आए होते हैं ताकि इन पर अल्ट्रा वायलेट किरणों का कुछ भी असर ना हो सके। जब विस्लर की नजर इन पर पड़ती है तो वो इनको गन पॉइंट कर देता है। ये लोग भागने की कोशिश
कोशिश करते हैं तो वेस्लर गोलियां भी चलाता है, मगर ये दोनों ही वैम्पायर्स वेस्लर पर भारी पड़ते हैं और तभी एंट्री होती है ब्लेड की, जो कि आकर अब इन दोनों से लड़ने लगता है। इन तीनों के ही बीच में हमें एक शानदार फाइट दिखाई जाती है। काफी देर लड़ने के बाद में फाइनली ये दोनों ही वैम्पायर्स ब्लेड को कहते हैं कि हम यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए, हम पर तो वेस्लर ने गोली चलाई थी जिसके लिए हम अपना बचाव कर रहे थे, हम तो बस तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आए हैं। इनका नाम होता है असद और निसा। ये दोनों ही वैम्पायर नेशन से बिलोंग करते थे और निसा उस नेशन के हेड की बेटी होती है। यहाँ पर निसा ब्लेड को रीपर्स के बारे में बताती है, जो कि इंसानों और वैम्पायर्स दोनों का ही खून पीते हैं। ये रीपर्स वैम्पायर से ज्यादा ताकतवर होते हैं। साथ ही जब ये रीपर्स किसी इंसान या वैम्पायर को काटते हैं तो वो भी बिल्कुल उन्हीं की तरह एक रीपर बन जाते हैं। अगर इसी तरीके से ये रीपर्स बढ़ते रहे तो एक दिन इंसानों और वैम्पायर्स का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसलिए रीपर्स को खत्म करने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम एक काफी अच्छे वैम्पायर हंटर हो और तुम इन रीपर्स को भी खत्म कर सकते हो। पहले तो ब्लेड इनका साथ नहीं देना चाहता था, लेकिन वो ये बात जानता था कि इंसान मासूम है और अगर इंसानों की यूं ही जान जाती रहेगी तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए वो उनके साथ हाथ मिला लेता है और अब ब्लेड स्कड और विस्लर के साथ में इनके अड्डे पर जाता है। यहाँ ब्लेड की मुलाकात वैम्पायर नेशन के हेड टैमस केनोस से होती है, जिसके बाद में हम वहाँ के एक लॉयर कॉनन को भी देख पाते हैं, जो कि होता एक इंसान है लेकिन इसकी बॉडी पर वैम्पायर्स का सिंबल लगा होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये इंसान वैम्पायर्स के लिए काम करता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रीपर्स के हेड पर, जिसका नाम था जेरेड नोमैक, जो कि एक ड्रग सेलर को मारकर उसका खून पी जाता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है असद पर, जो कि ब्लेड को बुलाकर अपने बाकी टीम मेंबर्स से उसकी मुलाकात करवाता है और बताता है कि ये सभी लोग शातिर शिकारी हैं जो कि रीपर्स को मारने में हमारी मदद करेंगे। मगर ब्लेड को ये सारे के सारे सिपाही नूब लग रहे थे। उसका मानना था कि रीपर्स के आगे ये सब नहीं टिक सकते। यहाँ पर असद ब्लेड को बताता है एक वैम्पायर्स क्लब है जिसका नाम है हाउस ऑफ पेन। ये शहर का सबसे बड़ा वैम्पायर क्लब है जहाँ पर हमें कई सारे रीपर्स मिल सकते हैं और हमारा पहला निशाना वही है। वहीं पर हम इन सभी वैम्पायर्स के लीडर को देख पाते हैं जिसका नाम था रेनहार्ट। इसकी नजरों में ब्लेड नूब होता है और इन दोनों के ही बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है, लेकिन ब्लेड तो भाई साहब ब्लेड है और तभी वो इसे सबक सिखा देता है और इसकी खोपड़ी के पीछे एक सिल्वर नाइट्रेट का गैजेट लगा देता है। ये बेसिकली एक एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है। ब्लेड उसे कहता है कि अगर तूने ज्यादा नाटक किया तो तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा, और साथ ही बाकी सभी को कहता है कि जिसको भी पंगा लेने का शौक हो तो बेशक आ सकता है, और अगर नहीं तो सभी को मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने, जैसा मैं कहूंगा सभी को वैसा करना पड़ेगा। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है हाउस ऑफ पेन में, जो कि एक वैम्पायर क्लब होता है। ये सभी उसी क्लब के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन विस्लर और स्कड बाहर वेन में बैठकर इस पूरी एक्टिविटी को ऑपरेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर सीन दिखाया जाता है क्लब के अंदर, जहाँ पर वैम्पायर्स काफी अजीब अजीब से काम कर रहे होते हैं, जैसे कि ब्लेड को मुंह में रखकर किस करना, अलग अलग डांस स्टेप करना। देखा जाए तो यहाँ पर ये सभी वैम्पायर्स बिल्कुल बेफिक्र होकर एंजॉय कर रहे होते हैं कि इतने में ही क्लब के नीचे बने नालों के द्वारा रीपर्स वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इनका सामना करने के लिए ब्लेड और उसकी टीम भी पूरी तरीके से तैयार थी। यहाँ पर असद की नजर एक रीपर पर जाती है और वो अपनी पूरी टीम को इंडिकेट कर देता है कि रीपर्स यहाँ पर आ पहुंचे हैं। जिसके बाद तो सारी टीम अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है और वहां पर मौजूद बाकी दूसरे और रीपर्स को भी ढूंढने लगती है। इस दौरान यहाँ पर जेरेड पहुंच जाता है, जो कि इनका लीडर होता है, और वो आकर सीधा निसा को पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहां पर ब्लेड पहुंच जाता है और जेरेड के सर पर सिल्वर बुलेट मारता है। मगर ये सबसे शॉकिंग बात थी कि उस सिल्वर बुलेट का भी जेरेड के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अगर ये बुलेट किसी नॉर्मल वैम्पायर को पड़ती तो वो तो वहीं पर मर जाता। यहाँ पर बाकी रीपर्स इनकी टीम के दो साथियों पर भी हमला कर देते हैं, जिनमें थे लाइट हैमर और प्रीस्ट। लेकिन लाइट हैमर इन्हें नहीं बताता कि उसे एक रीपर ने काट लिया है, और अब जैसा कि रीपर के काटने के बाद में जो भी बचता है तो वो भी उन्हीं की तरह बनने लग जाता है, तो प्रीस्ट का शरीर भी अब एक रीपर में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ये लोग और खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, इसी वजह से ये प्रीस्ट का सर बीच में से काट देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रीस्ट इस वक्त भी जिंदा था और अपने हाथ पैर चला रहा था। दूसरी तरफ स्कड, जो कि अपनी वैन में था, लेकिन वहां पर भी एक रीपर पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला करता है। स्कड उससे बचने की काफी कोशिश करता है, गाड़ी को भी चालू करने की ट्राई करता है, लेकिन रीपर उसका कांच तोड़ देता है। इससे पहले कि वो अंदर घुस पाता, स्कड की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट किरणें छोड़ देता है, और इन्हीं यूवी लाइट्स की मदद से वो रीपर वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद तो स्कड अपने सारे टीम मेंबर्स को एक खबर दे देता है कि इन रीपर्स पर यूवी लाइट का असर होता है, तो इन्हें मारने के लिए यूवी लाइट चालू रखना। और अब इस बात की इंफॉर्मेशन के बाद तो वहां पर मौजूद बाकी सभी वैम्पायर्स अपनी यूवी लाइट को स्टार्ट करके कुछ रीपर्स को तो मार देते हैं और कुछ को घायल कर देते हैं। लेकिन वहीं पर घायल रीपर्स मौका पाते ही भाग निकलते हैं। यहाँ उनका साथी प्रीस्ट भी काफी ज्यादा मचल रहा होता है। तभी वहां पर ब्लेड शीशा तोड़ देता है और सूरज की किरण जैसे ही प्रीस्ट पर गिरती है
है वो रीपर भी वहीं पर मारा जाता है। कुछ ही देर बाद में यहाँ पर स्कड और विस्लर भी पहुंचते हैं, जो कि इन्हें एक रीपर को दिखाते हैं और बताते हैं कि ये रीपर ज्यादा कमजोर हो चुका है। वहीं पर नीसा बताती है कि इन रीपर्स की कमजोरी खून है। ये रीपर यहाँ पर आया तो जरूर था किसी वैम्पायर या फिर इंसान का खून पीने के लिए, लेकिन उसे ये दोनों ही नहीं मिले और ऊपर से यूवी लाइट का भी असर इस पर हो गया। इस वजह से ये कमजोर पड़ चुका है। जिसके बाद में नीसा इसे अपनी लैब में लेकर आती है और इसके ऊपर अपने तरीके से इसका पोस्टमार्टम करना स्टार्ट कर देती है। ये लोग इसकी पूरी बॉडी को बीच में से आधा आधा फाड़ देते हैं, जहां पर इसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स दिख रहे होते हैं। जिसके बाद में नीसा उस रीपर का सबसे कमजोर पार्ट बाकी सभी वैम्पायर्स को दिखाती है, जो कि इस रीपर का दिल होता है, जो कि एक बहुत ही मजबूत हड्डी के साथ कवर्ड होता है। जिसका मतलब अब तो इन्हें पता चल चुका था कि दिल पर वार करना मुश्किल है, मगर यूवी लाइट से इनको खत्म किया जा सकता है। और अब ये सब मिलकर एक ऐसे इक्विपमेंट पर काम करते हैं जिसके अंदर से ढेर सारी यूवी लाइट्स निकल सकती थी, और ये इक्विपमेंट एक ही बार में कई सारे रीपर्स को भी मार सकता था। और अब काफी सारे यूवी लाइट्स बॉम्ब बना लेने के बाद में ब्लेड दिन में निकलने का ठानता है, और अब ये लोग उन्हीं सीवर्स का रास्ता लेते हैं जिनसे रीपर दूर जगहों पर आते जाते रहते हैं। साथ ही हम यहाँ पर लाइट हैमर को भी देख पाते हैं, जो कि इस वक्त पूरी तरीके से एक रीपर में बदल चुका था और वो अपने ही एक साथी को मारकर उसका खून पीने लगता है। जिसके बाद में तो वो अपनी गर्लफ्रेंड तक को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उस सीवर का ढक्कन खोल देती है, जिसकी वजह से यूवी लाइट आने लगती है। अब वो खुद तो खत्म हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ रीपर भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है असद और नीसा पर, जो कि उन रीपर्स को ढूंढ रहे होते हैं। तभी पानी में से कुछ रीपर्स निकलकर असद को अपना शिकार बना लेते हैं और नीसा को भी बनाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर ब्लेड पहुंच जाता है और उसकी जान बचा लेता है। वो नीसा को कहता है कि जितना दूर भाग सकती हो उतना दूर भाग जाओ। जिसके बाद में वो पानी के अंदर एक यूवी लाइट बॉम्ब डाल देता है, और जैसे ही टाइम लिमिट खत्म होती है और सारे रीपर्स जब बाहर निकलते हैं तो ब्लेड उन्हें अपनी सिल्वर कोटिंग स्वॉर्ड से काट के आधा आधा कर देता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है विस्लर पर, और यहाँ पर उससे मिलने के लिए खुद इन रीपर्स का लीडर यानी कि जैरेड आता है और उसे बताता है कि डेमोस किनोस तुमसे झूठ कह रहा है, वो तुम्हारा बस इस्तेमाल कर रहा है। और इतना कहने के बाद जैरेड विस्लर को जिंदा छोड़कर वहां से निकल जाता है, ताकि विस्लर ये खबर बाकी मेंबर्स तक पहुंचा सके। जिसके बाद में हम ब्लेड, नीसा और साथ ही रेनहार्ट को देख पाते हैं। इन तीनों को ही अब काफी सारे रीपर्स ने घेर लिया होता है। तभी वहां से ब्लेड इन दोनों को ही दूर भाग जाने के लिए कहता है, और जो पूरा का पूरा यूवी लाइट बॉम्ब का बॉक्स होता है उसे वो एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही टाइम लिमिट उसकी भी खत्म होती है, तभी सारे के सारे यूवी लाइट बॉम्ब पूरी तरीके से उस जगह को रोशन कर देते हैं और सारे रीपर्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस हादसे में नीसा भी घायल हो जाती है। ब्लेड नीसा को होश में लाने की काफी कोशिश करता है, मगर काफी कोशिशों के बाद में भी वो होश में नहीं आती। इसलिए ब्लेड फाइनली अपना ब्लड नीसा को पिलाता है, जिससे नीसा होश में आने लगी थी। लेकिन तभी वहां पर वैम्पायर्स का लॉयर यानी कि कॉनन पहुंच जाता है और इसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहीं पर गिरा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं वैम्पायर नेशन को, जहां पर अब नीसा की आंख खुल चुकी होती है और वो अपने पिता डेमोस से कहती है कि ब्लेड के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसने तो मेरी जान बचाई है। यहाँ पर अब ब्लेड को भी होश आ चुका होता है और उसे पता चलता है कि विस्लर और स्कड भी इसी वक्त उसके साथ में है, जहाँ विस्लर ब्लेड को जैरेड की सच्चाई बताता है। दरअसल जैरेड को बनाया गया था वो भी एक लैब में, क्योंकि रीपर बनने से पहले वो खुद भी एक सिर्फ वैम्पायर ही था। जहाँ पर अब डेमोस भी आ चुका होता है और वो ब्लेड को अपना असली प्लान बताता है और कहता है कि जैरेड उसका ही एक फेल प्रोग्राम था। जिसके बाद में डेमोस ब्लेड को उसके द्वारा बनाई गई एक न्यू स्पीशीज दिखाता है, जो दिन में भी सनलाइट के अंदर चल सकेंगी और सिल्वर नाइट्रेट बुलेट का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। मगर इन्हें क्रिएट करने के लिए भी डेमोस को ब्लेड के खून की जरूरत है। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जैरेड और कोई नहीं बल्कि डेमोस का ही बेटा होता है, यानी कि नीसा का भाई। डेमोस एक न्यू स्पीशीज को बनाने के लिए इस हद तक पहुंच चुका था कि उसने अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा और एक रीपर बनाकर छोड़ दिया। और ये बात जब नीसा को पता चलती है तो उसे भी काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसी वजह से वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसे जाता देख डेमोस को भी बुरा लगता है और वो भी वहां से चला जाता है। जिसके बाद में रेनहार्ट मौका पाकर ब्लेड से अपनी पुरानी खुन्नस निकालता है, क्योंकि ब्लेड की वजह से उसके काफी सारे साथी मारे गए थे, और साथ ही वो विस्लर को भी पीटता है। ये सब देखकर ब्लेड रेनहार्ट के सर पर जो उसने डिवाइस लगाया था जिसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट था वो उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रेनहार्ट उस पर हंसने लगता है और तभी उसे अपने होठ पर बना एक टैटू दिखाता है और बताता है कि वो इस वक्त जैरेड के लिए ही काम कर रहा था। और साथ ही ये भी बताता है कि तुम्हारी टीम में जो स्कड बंदा काम कर रहा है वो भी हम ही वैम्पायर से मिला हुआ है और इसी ने मेरी इस सिल्वर नाइट्रेट के गैजेट को उतारने में मदद करी। यानी कि सीधे मायनों में स्कड एक धोखेबाज निकलता है। लेकिन तभी ब्लेड उस बटन को फुल पावर में एक्टिवेट करता है और वो एक्सप्लोसिव वहीं पर फट जाता है, जिससे कि स्कड वहीं पर मारा जाता है। जिसे देखकर बाकी के सारे सोल्जर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और ब्लेड को पकड़कर एक लैब में ले आते हैं और फिर
फिर ब्लेड की बॉडी से उसका खून निकालना स्टार्ट करते हैं। इस वक्त इनके बेस कैंप में अब जैरेड भी पहुंच चुका होता है। अब यहाँ पर होती दादागिरी तो डेमोस की थी, इसलिए वहीं के सोल्जर्स जैरेड को देखकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर जैरेड अकेला ही इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो सारे के सारे सोल्जर्स को पेल देता है। यहाँ पर हम विस्लर को देख पाते हैं जो कि चालाकी से रेनहार्ट के ऊपर वार करके ब्लेड को वहां से छुड़वा कर निकल रहा होता है, लेकिन ब्लेड काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। जहां पर ब्लेड को अगेन ताकतवर बनाने के लिए विस्लर उसे ब्लड पाउंड के अंदर फेंक देता है, जिसके अंदर बहुत ही सारा खून भरा था और ये खून वैम्पायर नेशन के लोगों के लिए था। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब ब्लेड एक बार ब्लड को पीता है तो उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। पहले तो यहाँ पर रेनहार्ट को लगता है कि ब्लेड को जिस तरीके से खून निकाल दिया गया था तो अब वो निढाल होकर मर चुका होगा, उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची होगी। लेकिन तभी उसके पीछे से ब्लेड निकल कर आता है और तलवार के एक ही वार से रेनहार्ट को आधा आधा कर देता है। वहीं पर हम डेमोस को भी देख पाते हैं, जिसे इस वक्त ये पता चल चुका होता है कि जैरेड यहाँ पर पहुंच चुका है अपने ही बाप को मारने के लिए, इसलिए वो चॉपर को रेडी करके उस जगह से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी नीसा वहां की सिक्योरिटी कोड्स को बदल देती है और अपने पिता को कहीं नहीं जाने देती, क्योंकि नीसा चाहती थी कि उसके पिता को उसके किए गए गुनाह की सजा मिले। इस तरीके से वैम्पायर्स की एक नई स्पीशीज को बनाकर, जिन्हें की रीपर्स कहा जाता है, इस पूरी दुनिया में लाकर उन्होंने बहुत ही गलत किया था। इसलिए वो खुद भी चाहती थी कि जैरेड अपने ट्रांसफॉर्मेशन का बदला अपने पिता से जरूर ले। और अब कुछ ही देर में जैरेड भी यहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि देखते ही देखते अपने पिता को मौत की नींद सुला देता है। जिसके बाद नीसा भी अपने भाई जैरेड के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने अपने पिता को तो मार ही डाला है, क्यों ना अपनी बहन को भी मार दो। यहाँ पर जैरेड अपनी बहन पर भी रहम नहीं करता और उसे काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है ब्लेड और उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। देखा जाए तो जैरेड काफी ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि उसके पास तो इंसानों के साथ साथ वैम्पायर्स की भी खून की ताकत थी, जहां पर वो अपनी ताकत की मदद से ब्लेड की सिल्वर कोटिंग वाली तलवार को भी तोड़ देता है। लेकिन तभी ब्लेड अपनी टूटी तलवार को उठाकर जैरेड के दिल के आर पार कर देता है, जो कि उस मजबूत हड्डी से कवर्ड था। जिसके बाद जैरेड तुरंत ही मर जाता है और राख में बदल जाता है। जिसके बाद में ब्लेड नीसा के पास पहुंचता है, जो कि इस वक्त जैरेड के काटे जाने के बाद काफी ज्यादा तड़प रही थी। लेकिन तभी नीसा उससे कहती है कि मुझे छोड़ दो, मेरी आखिरी ख्वाहिश उगते सूरज को देखना है। जिसके बाद में ब्लेड उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए उसे उठाकर बाहर ले जाता है। और अब जैसे ही सूरज की पहली किरण नीसा पर पड़ती है तो वो जलकर राख हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। वहीं पर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं, जहां पर हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है और एक टकला शख्स एक सेक्स बार में पहुंचता है और वहां पर एक लड़की की उम्मीद में टिश्यू पेपर्स को लेकर बैठा होता है। लेकिन तभी वहां पर ब्लेड आ जाता है और उसके सर में भाला मारकर उसे वहीं पर जान से मार देता है। अब ये टकला कौन था, ब्लेड ने इसे क्यों मारा और साथ ही इसके पीछे का रीजन क्या था, वो तो हमें इसके थर्ड पार्ट में ही पता चलेगा, जो कि मैं जल्द ही इस चैनल पर लाने वाला हूं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about a movie called Blade Trinity. ये मूवी मेरी ब्लेड सीरीज की लास्ट मूवी है एंड आई होप कि आपने इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जरूर देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो एज यूजुअल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन दोनों मूवीज का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर उन दोनों मूवीज को चेकआउट कर सकते हैं। वेल पर्सनली कहूँ तो इस ब्लेड की सीरीज की ये मूवी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इस मूवी की स्टार कास्ट ही इतनी अच्छी है कि आपको इसके बारे में क्या कहूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लेड खुद, उसके बाद में रायन रेनॉल्ड, जिन्हें की हम डेडपूल या फिर ग्रीन लैंटर्न के नाम से जानते हैं, और विलन के साइड किक में हमें दिखाए जाने वाले हैं पॉल लेविक, या फिर जिन्हें हम कह सकते हैं ट्रिपल एच। और अब जब इतनी तारीफ हो ही चुकी है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक एंशिएंट पिरामिड को देख पाते हैं, जो कि सीरीन डेजर्ट में होता है। यहाँ पर कुछ वैम्पायर्स सन ब्लॉक सूट को पहनकर इस एंशिएंट पिरामिड में आते हैं, जो कि करीब 4000 साल पुराना होता है। यहाँ पर वैम्पायर्स की इन रिसर्च करने वाली टीम का पैर गलती से उस टेम्पल की एक ऐसे फ्लोर पर पड़ जाता है, जो कि पूरी तरीके से खुलकर उन्हें नीचे गिरा देता है। यहाँ पर थर्मल डिटेक्टिंग मशीन की मदद से इन्हें यहाँ पर एक बॉडी के होने के बारे में पता चलता है, जो कि इस वक्त भी जिंदा होती है। और तभी एक छोटा सा रेत का बवंडर आता है, जो कि सब कुछ अपने अंदर खींचने लगता है। उसी वक्त उसमें से एक बड़ा मॉन्स्टर निकलता है और वो एक वैम्पायर को अंदर खींचकर उसकी मुंडी खा जाता है और धीरे धीरे करके वहां पर मौजूद बाकी सभी वैम्पायर्स की टीम को भी मार देता है। इसका मतलब ये था कि इन लोगों ने एक ऐसे एंशिएंट एलियन या फिर कह
सकते हैं कि एक ऐसी स्पीशीज को जिंदा कर दिया था जो कि वैम्पायर्स तक को नहीं छोड़ती थी। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कहानी के लीड कैरेक्टर यानी कि ब्लेड पर, जो कि इस वक्त भी अपनी वैम्पायर हंटिंग पर निकला होता है। ब्लेड का मकसद इस दुनिया से वैम्पायर्स को खत्म करके इंसानों को प्रोटेक्ट करना था और इन्हें मारने के लिए ब्लेड अपनी सिल्वर बुलेट्स का यूज कर रहा होता है। तभी वहां से एक वैम्पायर अपनी जान बचाकर भागने लगता है। ब्लेड उसका पीछा करता है काफी दूर तक और जैसे ही वो उसे सिल्वर बुलेट मारता है तो वो भस्म नहीं होता और तभी पता चलता है ब्लेड को कि ये सब कुछ तो एक ट्रैप था और जिसे ये सिल्वर बुलेट पड़ी थी वो एक ह्यूमन था। अब जैसा कि नॉर्मल ह्यूमन को भी गोली पड़ती है तो उसका मरना भी तो तय होता है, तो उसी तरीके से ये इंसान भी यहाँ पर मर जाता है और देखते ही देखते यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। हेलीकॉप्टर से ब्लेड का पीछा किया जाता है लेकिन अपनी चालाकी की मदद से ब्लेड वहां से भाग जाता है। यहाँ पर हम सीन देख पाते हैं ब्लेड के अड्डे पर जहाँ पर विस्लर से बात कर रहा होता है, जहाँ पर विस्लर उसे कहता है कि पुलिस की नजर में आ जाने से अब हमारी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। यहाँ पर ब्लेड अपने हर बार की तरह उस गार्लिक एसेंस वाले सिरम को लेने लगता है क्योंकि यही एक ऐसा सिरम था जो कि ब्लेड के खून पीने की प्यास को कंट्रोल कर सकता था। मगर इस बार विस्लर उसे एक न्यू सिरम बनाकर देता है और कहता है कि ये सिरम इतना पावरफुल है कि इसके यूजेज के बाद में तुम्हें कभी और किसी सिरम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही कभी तुम्हें खून पीने की तलब उठेगी। तो ब्लेड पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सिरम किसने बना कर दिया? तो विस्लर बताता है कि ये मेरे कुछ पुराने दोस्तों ने मुझे दिया है। ब्लेड उससे पूछता है कि आखिर ये कौन दोस्त है, मगर विस्लर उसे इनके बारे में कुछ नहीं बताता। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है डैनिका पर। ये वही औरत थी जो कि अपने दोस्तों के साथ में उस एंशिएंट पिरामिड में गई थी, मगर इस बार ये दिखने में काफी ज्यादा खूंखार और तेज लग रही थी, यानी कि उस एंशिएंट एलियन ने उसे कुछ अपनी पावर्स दे दी होती हैं। कुछ लोग उससे पूछते हैं कि आखिर उसे यहाँ पर लाने का क्या रीजन था। अब यहाँ पर बेसिकली डैनिका उसी एंशिएंट एलियन के बारे में बातें कर रही होती है जिसे कि वो खुद यहाँ पर लेकर आई होती है। जब डैनिका उसके पास पहुंचती है तो वहां उसे पता चलता है कि जो नर्सेज और जो खाना देने के लिए उस स्पीशीज के पास में आई थी उसने उस सभी को जान से मार डाला है। और साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये सबसे पहला वैम्पायर था जो कि आज से करीब 4000 साल पुराना था। इसका नाम ड्रेक होता है और ड्रेक ने ही आज से हजारों साल पहले कुछ लोगों को काट कर वैम्पायर्स को बनाया, जिससे कि बाद में आगे चलकर वैम्पायर नेशन क्रिएट हुए, जिसमें से एक वैम्पायर नेशन को तो आपने इसके सेकंड पार्ट में भी देखा था। यहाँ डैनिका ड्रेक से मदद मांगती है और कहती है कि इस वक्त हमारा इंसानों को मारकर उनका खून पीना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि एक वैम्पायर हंटर है जिसे कि डे वॉकर भी कहा जाता है, वो हर वक्त हम वैम्पायर्स को हंट करता रहता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एक न्यूज रिपोर्टिंग पर। यहाँ पर एक जर्नलिस्ट शहर के बड़े पुलिस चीफ और डॉक्टर एडगर से ब्लेड के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि अब पूरे शहर में ही ब्लेड की चर्चा हो रही थी। यहाँ पर चीफ ये बताते हैं कि ब्लेड एक साइको किलर है और वो जानबूझकर लोगों की नजरों में आना चाहता है, इसलिए उसने सरेआम एक इंसान को जान से मार दिया। वहां पर डॉक्टर एडगर भी कहते हैं कि ब्लेड ऐसा सोचता है कि उसके आसपास चारों तरफ काफी सारे वैम्पायर्स हैं और वो एक वैम्पायर हंटर जो कि इंसानों को उनसे बचाना चाहता है। वेल यहाँ पर इनका इंटरव्यू चल रहा होता है। मीनवाइल हम विस्लर को देख पाते हैं जो कि एक शॉप से एक न्यूज़पेपर लेकर आ रहा होता है, लेकिन तभी कुछ लोग उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि विस्लर भी ब्लेड के साथ ही काम करता है। वहीं पर दूसरे सीन में हम एक लेडी को देख पाते हैं जो कि वाटर फ्रंट रेलवे स्टेशन पर कुछ खाने पीने और अपने बच्चे को लेकर ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। इसे अकेला और सुनसान देखकर वहां पर कुछ वैम्पायर्स आकर उस पर हमला करने के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले तो वो उस लेडी का बच्चा उससे छीन लेते हैं, लेकिन तब उस पर लिखा होता है फक यू और वो एक नकली गुड्डा होता है। इसका मतलब था कि ये एक छोटा सा ट्रैप था वैम्पायर्स के अगेंस्ट और तभी वो औरत अपना असली रूप दिखाती है जिसके पास में एक धनुष भी होता है जिसमें धागे की जगह एक इलेक्ट्रिक वेव बह रही होती है और उसी की मदद से वो उन वैम्पायर्स को मजा चखा देती है। यानी कि ये औरत भी एक वैम्पायर हंटर होती है जैसे कि ब्लेड। वहीं पर हम विस्लर और ब्लेड को भी देख पाते हैं, लेकिन अब इन दोनों को ही पता चल चुका होता है कि कुछ पुलिस वाले इनका पीछा कर रहे हैं और यहाँ तक भी पहुंच चुके हैं। तभी विस्लर अपने सारे कंप्यूटर्स में से अपने पूरे डेटा को सिक्योर करने लगता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और इन दोनों को ही ढूंढने लगती है। इस दौरान विस्लर को गोली लग जाती है, लेकिन मरने से पहले वो पूरे बेस में ही आग लगा देता है ताकि पुलिस वालों के हाथ कोई भी डेटा न लग पाए। हालांकि विस्लर के मर जाने की वजह से ब्लेड को काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि वही तो उसकी फैमिली थी और उसी ने ही तो उसे कई सालों तक संभाला था, और अब विस्लर के मर जाने के बाद तो मानो ब्लेड अनाथ हो जाता है। मगर इसी बीच पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच जाती है और ब्लेड को अपनी कस्टडी में ले आती है। इस वक्त यहाँ पर डॉक्टर एडगर भी पहुंच चुके होते हैं जो कि ब्लेड को बताते हैं कि हमें लगता है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब है, इसलिए तुम वैम्पायर्स को अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हो। इस वक्त यहाँ पर FBI ऑफिसर भी पहुंच चुके होते हैं, लेकिन डॉक्टर एडगर उन्हें कहता है कि यह मामला पुलिस फोर्स का नहीं बल्कि
मेंटल हेल्थ इशू का है, तो इसलिए आप इसे यहाँ से रिहा करके मेरे असाइलम में भेज दीजिए। ये सुनकर FBI ऑफिसर वहां से चला जाता है और तभी पीछे से डॉक्टर एडगर ब्लेड को शांत करने के लिए उसकी बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद में उसे अपने हाथ पर बना एक वैम्पायर सिंबल दिखाते हैं, जहां पर यह बात रिवील होती है कि हेड चीफ पुलिस और डॉक्टर एडगर अभी तक वैम्पायर्स के लिए ही काम कर रहे होते हैं और इस वक्त ब्लेड उनकी इस चाल में फंस चुका होता है। यानी कि आम सड़क पर इंसान को मरवाना, पुलिस के हाथों ब्लेड को पकड़वाना और अब मेंटल असाइलम के जरिए ब्लेड को खुद वैम्पायर नेशन तक पहुंचाना, ये सब कुछ इन्हीं के हेड की प्लानिंग होती है, यानी कि डैनिका। वहीं पर अब ब्लेड को डैनिका के मेन अड्डे पर पहुंचाया जाता है, जहां पर खुद डैनिका उससे मिलने के लिए आती है। इससे पहले कि डैनिका ब्लेड को जान से मारे, वहां पर वही औरत पहुंच जाती है जिसने कुछ टाइम पहले बाकी वैम्पायर्स को सबक सिखाया था। इसका नाम होता है एबिगेल। यहाँ पर उसका एक साथी भी होता है जिसका नाम होता है हैनिबल किंग, यानी कि अपना रायन रेनॉल्ट यार, डेडपूल। यहाँ पर ये दोनों ही मिलकर ब्लेड को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हैनिबल एक पावर पोटेंशियल सीरम लाकर सबसे पहले ब्लेड को लगाता है, जिससे कि ब्लेड की खोई ताकतें वापस आ जाती है और वो यहाँ पर ट्रिपल एच को खूब मारता है। ये दोनों ही वैम्पायर हंटर्स अपने साथ में ब्लेड की कॉस्ट्यूम भी लेकर आए होते हैं, जहाँ पर ब्लेड अपनी सिल्वर स्वॉर्ड को पाकर खुश होता है, मगर बाहर निकलकर भागने से पहले ही रियल पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। मगर तभी एक और वेन इनके रास्ते में आ जाती है और इन तीनों को ही बचाकर अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये वेन ड्राइवर एबिगेल और हैनिबल का ही एक टीम मेंबर होता है। यहाँ पर ब्लेड की मुलाकात इनके बाकी टीम मेंबर्स से होती है, जिनमें एक अंधी औरत थी जिसका नाम था समरफील्ड और उसकी एक छोटी बेटी भी होती है करीब 11-12 साल की। और जो न्यू सीरम विस्लर के थ्रू ब्लेड को दिया गया था स्टार्टिंग में, उसे बनाने में समरफील्ड ने ही उसकी मदद करी थी। और अब तो ब्लेड को भी पता चल चुका होता है कि एबिगेल और कोई नहीं बल्कि विस्लर की ही बेटी है, मगर विस्लर ने कई सालों तक ब्लेड से ये सच छिपाया। जहां पर सीन शिफ्ट होता है डैनिका पर। वो अपने बाकी दोस्तों के साथ बैठकर ये बात कर रही होती है कि मैं बस ब्लेड को मारने ही वाली थी, अगर उसके दोस्त बीच में ना आते तो आज हमारा ये शिकार अपनी जान गवा बैठा होता। इस वक्त डैनिका काफी ज्यादा गुस्से में होती है, मगर तभी वहां पर ड्रेक पहुंचता है और आकर कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं तुम्हें ला कर दूंगा। यहाँ एबिगेल ब्लेड को ये बताती है कि अब उनके पास में ड्रेक नामक एक एंशिएंट एलियन है। ये स्पीशीज सबसे पहली वैम्पायर स्पीशीज थी जिसकी ब्लड से ही दूसरे वैम्पायर्स क्रिएट हुए। वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि उस पर ना तो सन का इफेक्ट होता है और ना ही सिल्वर बुलेट्स का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो किसी भी वक्त अपना रूप बदल सकता है, यानी कि वो जिस भी रूप में चाहे, जिस भी इंसानी शेप में आना चाहे उसमें आ सकता है। तभी वहां पर समरफील्ड बताती है कि उसने एक ऐसा सीरम बनाया है जिसकी मदद से वो सभी वैम्पायर्स को मार सकती है। इसके बाद में हम अगली मॉर्निंग एबिगेल, ब्लेड और हैनिबल को देख पाते हैं। ये तीनों ही वैम्पायर हंटिंग पर निकले होते हैं, जहां पर ब्लेड को ये पता था कि डॉक्टर एडगर वैम्पायर से मिला हुआ है, इसलिए उसके पास जाकर उनकी खबर लेना सही रहेगा। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचते हैं तब तक ड्रेक ने उसे मार दिया होता है। वो हैनिबल को भी जान से मारने वाला होता है और फिर अपनी जान बचाने के लिए विंडो से कूदकर भागने लगता है, लेकिन तभी ब्लेड उसका पीछा करता है। ड्रेक इस बात को जानता था कि ब्लेड काफी ज्यादा मासूम दिल इंसान है, इसलिए वो रास्ते में जाते वक्त एक औरत का बच्चा ले जाता है और एक ऊंचाई पे जाकर उस बच्चे के साथ वहीं पर रुक जाता है। जब ब्लेड उसके पास पहुंचता है तो ड्रेक धोखे से उस बच्चे को पटक देता है। जब तक ब्लेड उस बच्चे को बचाता तब तक ड्रेक वहां से भाग चुका होता है और साथ ही जाते वक्त ये भी बोलकर जाता है कि जब मेरे डीएनए से सारे वैम्पायर्स दिन में भी निकल सकेंगे तो फिर तुम्हारा ये इंसानों को बचाने का तरीका काम नहीं आएगा। इस वक्त हैनिबल का ब्लड काफी ज्यादा बह चुका होता है। तभी वहां पर समरफील्ड कहती है कि पास ही शहर के अंदर एक ऐसी ब्लड सप्लाई है जहां से जाकर हम खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब ब्लेड वहां तक पहुंचता है तो वो पुलिस चीफ को वहीं पर पाता है, तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मगर वो उससे कुछ नहीं बताता। ब्लेड जब उसे डराता है, धमकाता है, तो फाइनली पुलिस चीफ उसे बताता है कि यहाँ पर वैम्पायर्स का एक इलीगल बिजनेस चल रहा है और तभी वो अपनी टैटू की मदद से उस फैक्ट्री के डोर को ओपन करता है, जहां पर काफी सारे जिंदा इंसानों को बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर कैद करके उनके शरीर से उनका सारा खून निकाला जा रहा होता है। ये सभी इंसान जिंदा तो थे मगर इन सभी का माइंड ऑफ था। यहाँ पर चीफ ब्लेड को ये बताता है कि ये वैम्पायर्स का एक न्यू तरीका है जिससे कि इन्हें इंसानों को जान से मारना भी नहीं पड़ता और साथ ही इनके खून की कमी भी पूरी हो जाती है। और जब ये किसी इंसान से उसका पूरी तरीके से खून चूस लेते हैं तो मरने से जस्ट पहले उसे जिंदा वापस छोड़कर आ जाते हैं जहां से वो उन्हें उठाकर लेकर आए थे। बेसिकली ये सारे गरीब लोग होते हैं जिन्हें की आए दिन रोड से उठा लिया जाता था, लेकिन खून निकालकर वापस छोड़ देने से पुलिस वालों को भी ये खबर नहीं चलती थी कि कोई इंसान मरा भी है या नहीं मरा है। इन सभी बातों को सुनकर ब्लेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सबसे पहले तो वो पुलिस चीफ को मारकर उस पूरी फैक्ट्री के हर एक वैक्यूम कंपोनेंट
कंपार्टमेंट को खोलकर उन सभी इंसानों को आजाद करने की कोशिश करता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है समरफील्ड पर, जो कि अपनी बेटी को कहानी सुना रही होती है और तभी वहां पर ड्रेक पहुंच जाता है, जिसने कि इस वक्त विस्लर का रूप ले रखा होता है। वेल, अगर आपने मेरी द विचर सीरीज को नहीं देखा, जो कि मैं भी इस वक्त अपने वेब सीरीज एक्सप्लेनर्स वाले चैनल पर लेकर आ रहा हूं, तो उसमें भी एक ऐसा ही डॉपलर था जो कि हूबहू इंसानों के शरीर को कॉपी करके उनकी तरह बन जाया करता था, लेकिन साथ ही वो उनकी यादों को भी कॉपी कर लेता था। ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक बार जाकर जरूर देखना। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर हमें पता चलता है कि वैम्पायर्स की अभी इस वक्त की हेड यानी कि डैनिका ने समरफील्ड को जान से मार दिया है और अपने साथ हैनिबल को लेकर चली गई है और वो इसे खूब टॉर्चर कर रही है। जब तक ब्लेड और एबिगेल यहाँ पर पहुंचते हैं तब तक ये सारा कांड हो चुका होता है और अब तो ब्लेड को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर तो वो अपने सारे वेपन्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है और फुल प्रिपरेशन के साथ में एबिगेल को लेकर वैम्पायर्स के मेन अड्डे पर पहुंचता है। यहाँ पर हम हैनिबल को देख पाते हैं जिसके ऊपर ट्रिपल एच अपने मुक्के बरसा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर हवा के अंदर एक ऐसा दबाव बन जाता है जिससे कि सारे वैम्पायर्स मरने लगते हैं। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर ब्लेड और एबिगेल पहुंच चुके होते हैं और सबसे पहले तो वो हैनिबल को वहां से छुड़वा कर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स पहुंच जाते हैं जो कि ब्लेड और एबिगेल से लड़ने लगते हैं। तभी वहां पर ट्रिपल एच भी खड़ा हो जाता है और हैनिबल के साथ लड़ाई करना स्टार्ट करता है, लेकिन एक लंबी चलने वाली लड़ाई के बाद में फाइनली हैनिबल अपना बदला ट्रिपल एच से लेकर उसे वहीं पर भस्म कर देता है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है ब्लेड पर और अब इसका सामना होता है खुद एंशिएंट एलियन सबसे पुराने वैम्पायर ड्रेक से। यहाँ पर ड्रेक अपने असली रूप में आकर ब्लेड के साथ लड़ना स्टार्ट करता है और इसके मुंह में भी वही विषनुमा टेंटिकल्स होते हैं जो कि हमने इसके लास्ट पार्ट में जेरेड नोमेक के पास में देखे थे। ब्लेड इससे लड़ता है, इसका सामना करने की कोशिश करता है, मगर ड्रेक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके सामने ब्लेड की नहीं चल पाती। तभी पीछे से एबिगेल ब्लेड को बचाने के लिए ड्रेक के ऊपर एक एरो मारती है, जिसके अंदर वही न्यूली जनरेटेड सीरम था जो कि समरफील्ड ने बनाया था, मगर ड्रेक उस एरो को अपनी ओर आता देख उसे वहीं पर रोक देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। एबिगेल फिर से सोचती है कि वो एक और वार उस पर करेगी, तभी नीचे से मौका पाकर ब्लेड उस एरो को ड्रेक के शरीर में डाल देता है, जिसके बाद तो वो सीरम अपना काम दिखाना स्टार्ट कर देता है और ड्रेक के ब्लड से मिलकर उसकी पूरी ताकतों को खत्म कर देता है। साथ ही हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जो पावर्स ड्रेक ने अपने बाकी सभी साथियों को दी थी वो भी अब धीरे धीरे करके मरने लगे होते हैं और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। वहीं पर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर FBI ऑफिसर पहुंच चुका होता है और उसे ब्लेड की डेड बॉडी मिलती है, इसीलिए FBI ऑफिसर ब्लेड को पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो ब्लेड नहीं बल्कि ड्रेक ही था जिसने कि उसका रूप ले लिया होता है और वो इस वक्त भी जिंदा होता है, जहाँ पर वो अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को मार देता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। ये मूवी आई थी सन 2004 में और अभी चल रहा है 2021। अभी तक इसका कोई फोर्थ पार्ट तो नहीं आया, मगर जैसा कि हमने इटर्नल्स मूवी की लास्ट में देखा कि ब्लेड अब वापस आ चुका है और ब्लैक नाइट को अपना न्यू पार्टनर बनाने वाला है। इसका मतलब यह है कि अब MCU के अंदर ब्लेड की एंट्री होने वाली है। तो गाइज, आपको ये ब्लेड ट्रिनिटी कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद मैं एक और न्यू सीरीज लाने वाला हूं जिसका नाम है हेलबॉय। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड वन मोर टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।